मतलब पीछे ऐप में टेक्निकल कमी है या क्या कमी है? अच्छा। तो तभी ये क्लास लेट वेट हो जाती होंगी, फिर रटती होंगी, फिर बच्चे को कैसे? हाँ। 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 अच्छा। चलो कराओ जरा। जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के ऑनलाइन पोर्टल पर। हम रोहित वैदवानी हैं और आज हम उस कक्षा को शुरू करेंगे जहां पर हमने पिछली छोड़ी थी। आवाज देखिएगा आप तक बिल्कुल सही सही आ रही है कि नहीं है? थोड़े बहुत बेटा टेक्निकल ग्लिच होते हैं, उसमें लग ही जाते हैं 1-2 मिनट ऊपर नीचे। अभी फिलहाल देखिए आप कैसे हैं जी। हाँ बेटा, उसमें हिंदी की क्लास होगी, वहां संस्कृत का तो शायद कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए संस्कृत नहीं है ना? बाकी मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ अगर ऐसी बात है। अभी चेक करा देते हैं, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। भाई प्लीज एक बार बच्चों के मैसेज रीड करते रहना। हाँ जी टीम, मेरी क्लास में जो बच्चे मैसेज दे रहे हैं ना, उनका वो करते रहना, रिस्पॉन्स तुरंत दे देना उनको, ठीक है? हाँ, कुछ बच्चों को जो जो इश्यूज हो, क्या है क्या नहीं, कुछ हो जाता है ना? हाँ सुशील कुमार बेटा, टेक्निकल उसमें स्टार्टिंग वगैरह में हो जाती है करते टाइम। चलो मेरी आवाज आ रही है जी? हम्म। रेडी रेडी रेडी। हाँ थोड़ा इशू आ जाता है मेरे बच्चे, रिफ्रेश करना होता है, मतलब आप क्या कर लेंगे रिफ्रेश, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस चल जाती हैं, इतना कुछ होता है ना। मतलब समझो, एक साथ मान लो कि तुम्हें घर पे ना कई चार चार मतलब 40-50 काम मिल जाए, तो ऐसे ही ना डेली अध्ययन मंत्रा में जो पोर्टल में क्लास लगती है वो 250-300 क्लास तो जाती जाती है मिनिमम। इतनी क्लासेस जाती हैं। हाँ। हर हर महादेव जी। चलिए अब मेरे को लग रहा, करे भाई शुरू। लक्ष्मी दागर का नाम मैसेज पढ़ना भाई, लक्ष्मी दागर के बच्चे को मेरे को समझाओ क्या हुआ उसका। अच्छा ऐसा कुछ है। अच्छा एक बच्ची है कोई सोनम सिंह या सोबी सिंह, कल रात भी मैंने देखा था। देखिए मुझे लगता नहीं कि कुछ डाउट ना आपके ऐसे आते हैं जिनका जवाब देना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता। तो आप अगर ऐसा लग रहा है किसी भी तरीके से कि एक दो डाउट है, तो प्लीज ट्राई टू सर्च कि 100% आप सारी चीजें हम पर चलेंगे तो बेटा एग्जाम क्लियर नहीं होता। हम पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस भी करा देते हैं, और एक दो चीजें आ जाती हैं उसमें एक्स्ट्रा, तो उसे सर्च किया करो। सारी चीजों के डाउट तो बेटा भगवान दूर नहीं कर सकता। और सब लोगों को मेरी तरफ से मेरी पिछली क्लासेस के सारी चीजें मिल चुकी हैं। अगर आप मैसेज में लगे रहेंगे तो पढ़ा नहीं पाओ, तो एक बार आप लोगों की इजाजत हो तो प्लीज क्या कर दीजिएगा, मतलब क्लास की शुरुआत। बाकी जितने बच्चों के डाउट हैं उनके नाम और नंबर बाहर आ गए हैं। जैसे मेरी क्लास खत्म होगी आपके पास टीम का कॉल आ जाएगा, ठीक है? हम्म। नहीं दिलशाद ये आप पर है, आप दोनों देख सकते हो, आप एक देख सकते हो, जैसा आपका मन करे मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया रवि, स्वागत है मेरे बच्चे। करें हम क्लास बेटा, रिफ्रेश करो थोड़ा सा आज, क्योंकि बारिश आती है ना तो टेक्निकल चीजों में थोड़ा सा वो हो जाता है, यहाँ मौसम बदल जाता है या कुछ होगा। चलिए शुरू कर रहे हैं, है ना? आज हमारे साथ हम पढ़ने वाले हैं, अपने एनसीएफ को कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने छोड़ा था। और पहली बार मैंने जब बताया था कि आज हम एनसीएफ के अपने जो 5 चैप्टर होते हैं उन्हें अलग से पढ़ रहे हैं, जिसमें इसका पर्सपेक्टिव जो है, परिप्रेक्ष्य क्या रखा गया है वो पढ़ने वाले हैं। कि भाई एनसीएफ का जो परिप्रेक्ष्य है वो क्या होगा, हिंदी थोड़ा देख लेना। लर्निंग एंड नॉलेज मतलब अधिगम, और जो आपका क्या है ज्ञान है, उस पर क्या बात होने वाली है। अधिगम एवं क्या होगा, ज्ञान पर बात करने वाली है। तीसरी करिकुलर एरिया स्कूल स्टेजेस असेसमेंट, मतलब क्या है, आपका जो है स्कोलिस्टिक होता है, करिकुलर होगा, जैसा आपने देखा ना को करिकुलर। करिकुलर को हिंदी में क्या बोलेंगे बताना जरा। करिकुलर को हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं बेटा। हाँ प्रतिभा, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, नहीं आता हो। चलो देख लिया मैंने सबका परिधि। हम्म। करिकुलर को क्या बोला जाता है, अरे बोलो तो। करिकुलर एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है? याद करो याद करो याद करो, आ जाएगा आ जाएगा, जल्दी 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 जल्दी। नहीं, मेरे को लगता नहीं कि मेरी क्लास के बाद नोट्स बनाने, क्योंकि मैं इसी में नोट्स खुद ही बना के दे देता हूँ। फिर भी तुम अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे रिवीजन हो जाता है। अच्छा है। पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम? पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम, सोच लो। सोचो सोचो सोचो। मनप्रीत थैंक यू मेरे बच्चे। हाँ। हम्म। सोचो करिकुलर का। पाठ्यक्रम, चलो बढ़िया।
तो इसका मतलब आपका क्या है, ये पाठ्य जो क्षेत्र होगा, पाठ्यक्रम क्षेत्र वाला ये होगा। इसमें क्या क्या आता है इस पर बात करेंगे। स्कूल स्टेजेस मतलब विद्यालय के जो स्टेजेस हैं, स्तर हैं, वो क्या क्या होंगे उस पर बात करेंगे। उसके अलावा अगर बात करेंगे असेसमेंट क्या है, आकलन पर बात करेंगे। इसके अलावा जो बात करेंगे स्कूल एंड एनवायरनमेंट मतलब विद्यालय और उसके क्या है वातावरण पर बात करेंगे। विद्यालय एवं उसके क्या है वातावरण पर बात करनी है अपने को। और जो बात करनी है चौथा वातावरण पे बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, सिस्टमेटिक रिफॉर्म की जो सिस्टमेटिक का मतलब हो जाता है जो लगातार अपने एक स्तर बाय स्तर पर क्या है चेंजेस आते रहे हैं ना, सुधार आए हैं। अब देखो जब इसमें बात करोगे तो बस तुम्हें कुछ समझना होगा कि पर्सपेक्टिव क्या है, जरा समझे। आ जाओ है ना, ठीक है मेरे बच्चे। तो इस पर जब बात करेंगे तो परिप्रेक्ष्य क्या होगा। परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करते हैं तो कई बार आपके सामने जो होगा कि परिप्रेक्ष्य जब होता है ना, इतनी अंधी बेटा मेरे साथ भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो है ना बाइलिंगुअल थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं पहले बोलता हूँ हिंदी की कोई मात्रा अगर गलत हो तो उसे सही कर ले और तुम, है ना। पाठ्यचर्या है तो पाठ्यचर्या लिख देंगे। करिकुलम जो होता है, लो भाई जो तुम्हारा मन करे मैं तो वो लिख दूंगा। तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों को पता है ये कहां से, अरे पगलो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से उठाना था ना वर्ड, वहीं मिल जाता, क्या दिक्कत थी उसमें। हाँ चलो, अब आपके सामने जब ये चीजें आती हैं तो आप अगर नोटिस करके देखेंगे तो हमने ये देखा कि जो 5 चैप्टर हैं, तो कोई तुमसे पूछेगा कि 5 चैप्टर हमारे कौन कौन से हैं, तो इस बात को दिमाग में रखना, पर्सपेक्टिव है, लर्निंग नॉलेज, करिकुलर और क्या है स्कूल वाला। डन। अब इस बात को देखेंगे जो पर्सपेक्टिव था उस पे क्या है, आराम से समझना है। देखो अगर होगा पर्सपेक्टिव ये था कि बच्चे को जो है लर्निंग बाय जो डूइंग वाला कॉन्सेप्ट है वो कराना है, बच्चे के ऊपर जो करिकुलम का लोड है उसको घटाना है, और लर्निंग विदाउट बर्डन क्या है पढ़ाना है। दूसरी बात, उसमें सिस्टमेटिक चेंज लाने हैं, करिकुलर रिफॉर्म्स में कैसे कैसे सुधार होगा, और एक इंश्योर करना इस बात के साथ कि सब बच्चों को क्या मिले शिक्षा। ध्यान रखना एनसीएफ के 5 चैप्टर इस तरीके से बताते हैं, इस तरीके से बताते हैं कि आपको ये दिमाग में रखना है कि कौन सी चीज किसके लिए बनी है। तो पर्सपेक्टिव होता है, जैसे आप लोगों ने बैच लिया तो बैच लेने का पर्सपेक्टिव आपका क्या रहा होगा कि आप आगे जाके एग्जाम को पास कर पाए। मेरा पर्सपेक्टिव क्या होगा कि जो एग्जाम आपको पास कराना उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जाए। मेरा पर्सपेक्टिव क्या होगा कि मैं सबको बराबर पढ़ाऊं, ना कि किसी एक को कम किसी एक को क्या है ज्यादा। तो जब इतनी बातें हो जाती हैं तो पर्सपेक्टिव की लाइन में जरा देखो क्या लिखा है। पहला कहता है रिड्यूस करेगा करिकुलम का लोड बेस्ड ऑन इनसाइट प्रोवाइडेड इन लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब शिक्षा बिना बोझ के आधार पर आप बच्चे को पढ़ाएंगे। दूसरा क्या है, सिस्टमेटिक, जो आपके प्रणालीगत परिवर्तन होंगे या चेंजेस होंगे करिकुलर रिफॉर्म्स में, जो भी आपके पाठ्यक्रम में सुधार आएगा उसको क्या करा जाएगा वो होगा। तीसरा वाला आएगा आपके सामने, इंश्योर करेगा क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, कि सब बच्चों के लिए क्या करेंगे क्वालिटी एजुकेशन हम लेके आएंगे। तो यहां तक अगर आप समझ लेते हैं तो ये हमारा होता है पर्सपेक्टिव। क्या अब पर्सपेक्टिव के बाद, क्योंकि दूसरी लाइन जो थी उसमें हमने बोला था लर्निंग विदाउट बर्डन को हटा के हमने लर्निंग एंड नॉलेज की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं, लर्निंग एंड। प्लीज एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मेरे बच्चे, मेरी क्लास पढ़ाने वाली होती है, ये क्लास आपको किस पेपर में क्या आएगा, किस पेपर को क्या होगा, मैं क्या ये मत पूछा करो। ये अगर आपके लिए एक काम कर देता हूं भाई, तुम लोगों के लिए भी इस बार से होगा ना, तुम लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन ले लेता हूं हर शनिवार को, है ना। एक ना पोर्टल पे संडे 7 टाइप होता है ना, शनिवार 7 ले लेंगे, है ना। शनिवार में एक क्लास ले लेता हूं जिसमें पोर्टल में सारे स्टूडेंट को साथ लेके जिन जिन के जो जो डाउट है वो एक दिन में कर देंगे, ठीक है। चले भाई, डन। आगे बढ़ जाए भाई। तो अब इसके बाद जब आता है तो दूसरा था हमारा क्या है, लर्निंग एंड नॉलेज। दोनों चीज को आप बेसिक जानते हैं कि लर्निंग का और नॉलेज का, देखो जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना क्या करोगे आगे बढ़ोगे। अब आगे बढ़ने का क्या है, देखो अगर आप देखोगे तो कितना लर्निंग कैसे होती है। जैसे आज मैं तुम्हें देख रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें आज देख रहा हूं, तो आज तुम्हें देखते देखते मेरे को क्या समझ में आएगा कि तुम पढ़ कम रहे हो, मैसेज ज्यादा, तो इससे लर्निंग नहीं बढ़नेगी, तो मेरे दिमाग में आएगा बच्चे का नॉलेज में नहीं। मैं तुम्हें अपनी चीज के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, अपनी चीज को साथ लेके आ रहा हूं, मैं तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कुछ डिस्कवरी नई चीजें कर रहा हूं। जैसे आज तक आपने जब भी एनसीएफ पढ़ा होगा तो बस बेसिक पढ़ा होगा, बट मैंने एनसीएफ को चैप्टर में जब लाया
तो यहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि लर्निंग विदाउट बर्डन जो उसका पर्सपेक्टिव है मेन। और लर्निंग नॉलेज में क्या है कि बच्चे का जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, डिस्कवरी दे रहे हो, वो क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, वो एनालिसिस कर रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, वो उससे क्या बढ़ रही है, उसकी लर्निंग, और साथ साथ में क्या बढ़ रही है, नॉलेज। अब जब लर्निंग और नॉलेज बढ़ रही होगी तो बच्चा जब इन्वायरमेंट में जा रहा होगा तो लोगों से एक दूसरे से सीख भी रहा होगा, और अगर वो सीख रहा होगा जो डेवलप जो कर रहा है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन चोज, मतलब पिछली क्लास का जो पर्सपेक्टिव है जो उसने अपने आप से शुरू किया था, वो दूसरे चैप्टर में आगे वो दूसरे लोगों के साथ भी उसे जोड़ना शुरू कर देता है और प्रैक्टिकल तौर पर उसे सीखना शुरू कर देता है। मतलब पर्सपेक्टिव में उसने बनाया उसे क्या करना है, लर्निंग एंड नॉलेज में उसने उसे पढ़ा और अपने ज्ञान को उसने बढ़ाया। हाँ या ना? डन। अब देखो जब लर्निंग होगी, नॉलेज होगी, सब कुछ हो गया, तो हमने कहा कि हमारा तीसरा जो चैप्टर था उसमें हमने करिकुलर एरिया, उसके स्कूल की स्टेजेस है और उसके क्या है, असेसमेंट है, उस पर बात करते हैं। तो वो क्या होता है बताइए। धन्यवाद मनदीप। अब देखो लर्निंग एंड नॉलेज के बाद कुछ नहीं करना, जो चैप्टर नंबर 3 है ना, उसमें तुम्हारे सारे सब्जेक्ट देखो, तुम तो अगर तुम मान के चलते, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं यहां तुम्हारे जीवन में, बस मैंने इस चीज को थोड़ा सा क्या कर दिया, इतना आसान कर दिया कि आपको अब आगे से टेंशन नहीं होगी। देख मेरे बच्चे, एनसीईआरटी के साइट पे जब आप एनसीएफ को खोलते हो तो एनसीएफ को खोलने के बाद आपके सामने जो आता है, यहां देखो, अपन जो आज काम कर रहे हैं हमने किया है ये कि जो चीजें आप इतनी बड़ी पढ़ते, देखो पहला जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, ध्यान से देखो, पहला जो चैप्टर होगा इसका नाम क्या है, पर्सपेक्टिव। तो इतनी चीजों को बताओ, मैंने शॉर्ट करके तुम्हें समझा दिया। दूसरा क्या है, लर्निंग एंड नॉलेज के लर्नर एक्टिव है, ये सारी चीजों को एक साथ करके आसानी से समझा दिया। तीसरा क्या है, करिकुलर एरियाज स्कूल, ये होता है मेन सब्जेक्ट आपका, मेन, जिसमें आप क्या करते हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया कि सर जी लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज एक्विजिशन, ये रीडिंग है, करिकुलम है, कंप्यूटर साइंस, साइंस करिकुलम, आउटबुक, ये सारा जब आप इसमें पढ़ते हो, वर्क एजुकेशन तीसरे वाला, तो इसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जब आप इसमें जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में, तो आप ये बताएंगे कि भाषा कैसे पढ़ानी है, चाहे कोई सी भी, आपको ये बताना कि वर्क एजुकेशन पे कैसे काम करना है, आपको ये बताना है बच्चे को पीस एजुकेशन कैसे देना है, हाउ टू स्टडी विद सोशल साइंस, कैसे पढ़ा जाए सोशल साइंस को, ये बताना है। तीसरा कहता है कि हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन का ज्ञान देना है, हैबिटेट एंड लर्निंग, आवास कैसे, कहाँ रहते हैं लोग, कैसे सीखते हैं, विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है, कला में क्या पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स में पढ़ाया क्या जाता है। तो इसका मतलब कौन सी स्टेज पर कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो साइंस है वो आपके सामने 6th में आएगा, 7th में आएगा, 8th में, लेकिन अगर वो 3rd 4th 5th में रहेगा तो इसका मतलब ईवीएस का पार्ट लेके चलेगा। सेम एसएसटी अगर जाओगे तो 3rd 4th 5th में क्या चलेगा, ईवीएस लेके चलेगा, लेकिन 6th 7th 8th में जाते जाते वो एसएसटी में बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 3 आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इंदु जब तक एग्जाम नहीं होगा मेरे बच्चे, ठीक है। चलो अब नंबर 3 जब हो जाता है पूरा, तो नंबर 4 आसान, सबसे बढ़िया, लेकिन सबसे जरूरी। चैप्टर नंबर 4 कहता है कि आपको बच्चे को स्कूल में एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है जिसमें वो अपने आप को हमेशा क्या है, कंफर्टेबल फील करे, हर चीज को वो सीखे, आगे बढ़े, और सबसे बड़ी बात वो क्या करेगा, किताबों से रहेगा दूर और अपने सामाजिक जीवन से रहेगा पास, या किताबी जीवन को जोड़ेगा अपने सामाजिक जीवन के साथ, उसमें क्या करेगा, वो करेगा जी। हाँ। अब तीसरी तरफ जब स्कूल एनवायरनमेंट देखो, टेक्स्ट बुक फोकस ऑन एलिब्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, एक्टिविटीज, प्रॉब्लम एंड एक्सरसाइज, इंकरेजिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड ग्रुप वर्क। सप्लीमेंट्री बुक्स, वर्क बुक्स, टीचर्स हैंडबुक्स आर बेस्ड ऑन फ्रेश थिंकिंग एंड न्यू पर्सपेक्टिव। मतलब आपको एक घिसा पिटा पहले जैसा नहीं पढ़ाना, आपको कुछ ऐसा पढ़ाना है जिसमें बच्चा रियल लाइफ से जुड़े और अपने आप को अच्छे से कनेक्ट करे। एक सेकेंड तुम लोग करो भाई ये वाली बात के साथ।
यार बताओ, तुम लोग क्लास के दौरान सिर्फ ये पूछना चाह रहे हो कि क्लास मतलब कोर्स कब तक वैलिड रहेगा, इसके लिए तुम परेशान हो रहे हो। बेटा जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता तब तक वैलिड रहता है। प्लीज मेरे बच्चे, तुम लोग तो सच में यार पढ़ाई का बहुत डिस्टर्बेंस, मतलब मुझे लगता है रेयर 10-12 बच्चे हैं और वो इतने मैसेज को झट 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 करते रहते हैं। जे टेट में वो पढ़ाई जाएगी झारखंड, अरे पढ़ेंगे। 40% मैंडेटरी कौन से पार्ट में होंगे? तुम बेटा, मैं बता रहा हूं, तुम अपने आप से कभी नोटिफिकेशन पढ़ा करो, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आ जाओ। जैसे लोग ना एनसीएफ, यही चीज है, इस चीज को लोग डिटेल में पढ़ लेंगे तो एनसीएफ क्यों पास नहीं करवाएगा? एनसीएफ तो पास करवाएगा। लेकिन तुम लोग क्या चाहते हो कि कोई मास्टर आएगा, तुम्हें बस क्वेश्चन पे टिक 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 करवाएगा और हो जाएगा। किसी बच्चे को लग रहा है, मतलब ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, बताओ अली बाबा नाम से एक बच्चा यही पूछ रहा है कि झारखंड टेट में जीके पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, बताओ क्या जवाब दूं? एक बच्ची पूछ रही है कि मेरा कोर्स कब तक वैलिड रहेगा, एक कह रही है कि मेरे पास पीडीएफ नहीं। अरे भैया पीडीएफ भी आ गए, मतलब ये कुछ बात होती है? मतलब इतने बढ़िया नोट्स और इतने, मतलब अच्छा ईमानदारी से बताओ, फिलहाल इतने सारे बच्चों, क्या तुम्हें मेरी क्लास में कभी ऐसा लगता है कि कोई डाउट छोड़ता हूं मैं? अरे मैं तो अपना आप इतना ज्यादा पढ़ाता हूँ यार, डाउट तो मैं छोटा छोटा सबकी तरह लिख के पढ़ा देता। तो मतलब तुम सोचो, सुबह सुबह की क्लास जहां होनी चाहिए थी बढ़िया, जब तुम इस क्लास को रिकॉर्डेड में देखोगे तुम क्या पाओगे? फालतू की बकवास जो मैं कर रहा था, है ना? नहीं इंदु बेटा, ये बात नहीं कि अरे मेरे बच्चे, जब तक तेरा एक काम करियो, अगर कोर्स कभी खत्म हो जाए ना, मेरे को बोल दे बेटा, मैं दोबारा एक्टिवेट करा दूंगा। जितने भी पोर्टल वाले बच्चों को कभी भी कुछ लगे भाई 1-2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ना, 1-2 महीना एक्स्ट्रा, मुझे बता दिया करो, मैं करा दूंगा। आ जाओ यार प्लीज। लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको कंटेंट पढ़ना है ना, कि आप लोग क्या है फिर वही हैं। पीडीएफ मेरे बच्चे याद रखना, पीडीएफ ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना है ना। ये क्या है? पीडीएफ जो है ना फालतू दिमाग वाली चीज है। आप अगर पीडीएफ के भरोसे रहेंगे तो आप कोर्स मत लिया करो, आप सीधा एक बुक खरीद रख लो 300-400 रुपए में आराम से। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं कि मैं ये देखो, ये मेरे को पढ़ाना है क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ाना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो इसने बोला है अपने को वही रखना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने समझाया लिख के, तो उसका मतलब वहां प्रैक्टिकल ज्ञान था, ठीक है। और मैं अपनी क्लास में एक भी डाउट नहीं छोड़ता। अब आप सोचो, तुम में से पता ही नहीं था, मैं पिछली क्लास में कह देता एनसीएफ खत्म, तुम मान लेते। वही एक बात तुम खुद सोचो, जहां पर भी आज से पहले पढ़ा होगा तुम्हें लोगों ने बस ये पढ़ा दिया होगा कि भैया 5 जो है एनसीएफ की मेजर शिफ्टिंग खत्म, ये भी नहीं पढ़ाया होगा। यहां तक खत्म कर दिया होगा कि जो एनसीएफ है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बात खत्म। लेकिन मैंने तुम्हें कि तुम एग्जाम में जाओ, बार बार कोचिंग ना लो, बार बार कोर्स लेने की जरूरत ना पड़े, मैंने 5 चैप्टर वाला भी ऐड कर दिया। हर चैप्टर के बाद तुम्हें क्वेश्चंस कराता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चंस कराने के बाद कुछ क्वेश्चन घर के लिए भी देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन तुम लोगों का पेट ही नहीं, मतलब उल्टी सीधी बातें पूछ रहे हो यार। उल्टी सीधी बातों से क्या होगा? मतलब इतनी सारी मैं लाता हूं तुम्हारे लिए, कुछ तुम हो जाते हो कुछ। लो, चैप्टर नंबर 5 क्या है? प्रणालीगत सुधार। मैं तुम्हारे लिए सुधार कर रहा हूं, तुम कह रहे हो ना मास्टर जी हम तो वही पढ़ेंगे नोट्स वाले। पगले हो एक नंबर के। चलो अच्छा, अब एक सवाल आ जाता है। एक बच्चा जैसे मेरा प्यारा था, देखो एक होता है बुक्स, एक होता है वर्कबुक। वर्कबुक ना आपने कभी देखा होगा, छोटा बच्चा देखा होगा, उसे हम क्लास में जब लेके जाते हैं तो उसमें ना कुछ असाइनमेंट टाइप देते थे। याद करो, हमारी कुछ कॉपियां होती जिसमें एक एक पेज पे एक एक दिन का टास्क होता था। तो जो टास्क होता है वो यही होता है ना। तो इसका मतलब आपके सामने एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि जो किताबें हैं सप्लीमेंट्री सहायक बुकें हैं कि आपको समझाने के लिए। उसी चीज में बहुत जगह कहीं पर क्या वर्कबुक होता है। वर्कबुक ऐसा भी मान सकते हो कि जैसे तुमने कभी देखा होगा, एक लाइन लिख देते हो, उसके बाद बच्चे को बोलते हैं कि इसमें 4 लाइन अपनी तरफ से लिखो, है ना। ये भी किसका काम हो जाता है? वर्कबुक का। अब दूसरी तरफ अगर आप चलते हैं, तो जो 5वां नंबर हमारा था, अब सिस्टमैटिक रिफॉर्म का मतलब, जैसे अब तुम्हारी कोई प्रॉब्लम पढ़ने से रिलेटेड है तो मैं इसे सिस्टमेटिकली सही कर सकता हूं। लेकिन अगर पढ़ने के दौरान तुम मुझसे पूछोगे सिलेबस में क्या आएगा, परसेंटेज क्या है, मेरा कोर्स कब तक खत्म होगा, मैं कितने घंटे पढ़ूं, तो इस क्लास के दौरान मैं इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि इस क्लास का कंटेंट नहीं। रिफॉर्म किया जाता है, जो कमी है उसे सुधारा जाए। लेकिन अगर कमी पैदा करी जाए बार बार, अब क्लास के दौरान पढ़ने की जगह अगर तुम ये पूछोगे कि सर कोर्स कब तक खत्म होगा, तो ये कमी नहीं है, ये एक फालतू की चीज है जो तुम अपने दिमाग में लेके चल रहे हो।
अब वर्कबुक क्या था? वो राइटिंग बुक्स था, मतलब आपने कुछ काम कर दिया। बुक्स क्या है? जो आपके सामने आई पढ़ लिया। इसका मतलब जस्ट एग्जांपल समझो, मेरे बच्चे अगर बुक होगी तो जो टीचर आपको एज इट इज नोट्स को रीड करके पढ़ा देते हैं वो बुक्स मान के चलो, और वर्कबुक मान के चलो वो वाली बात जैसे मैं तुम्हारे लिए क्या है बोर्ड पे लिख के पढ़ाता हूं। तो लिख के पढ़ाने से क्या होगा कि हमारा जो कनेक्टिविटी वो ज्यादा जुड़ेगी और आगे काम तक आती रहेगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो वर्कबुक क्या होती है, आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में होती है। अरे अपन लोगों ने नहीं करा था क्या? छोटी में मैडम कहती थी ए को 4 बार लिख के दिखाओ, याद आया नहीं आया? ए के बाद हम ए को 4 बार लिख के दिखाते थे। बाद में कुछ असाइनमेंट देते थे, एक तरफ फोटो होता था, उस फोटो को कॉपी करके लाना होता था। बात समझ में आई? हाँ या ना? बात समझ में आई? हाँ या ना? चलो भाई, टीम वालों से जितने भी लोगों के जो भी मैसेज आए हैं ना, प्लीज इन्हें निकाल लेना और मेरे को स्पेशली दिखाना, और मैं इन्हें स्पेशली फोन करूंगा और इनके घर वालों से बात करूंगा मैं इस बार। जितने भी लोगों के जो भी मैसेज कर रहा है उनके बस तुम डिटेल निकाल लेना। रुको मैं बताऊंगा तुम्हें। हाँ हाँ निकालो, आज इनकी पीटीएम ना करवा दी मैंने। अच्छा, एक बार नंबर 4 जरा दोबारा देखो, उसमें थोड़े से डाउट आ जाएंगे। नंबर 4 ने क्या कहा कि जो स्कूल इन्वायरमेंट, मतलब जैसे मेरी क्लास है तो मेरी क्लास का इन्वायरमेंट कैसा होगा? हम लोग मिलके पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि देखो मेरे को प्यार आता है तुम पे प्यार दिखाता हूँ, गुस्सा आता है तुम पे गुस्सा दिखाता हूँ। तो इसका मतलब स्कूल का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जिसमें हर परिस्थिति में बच्चों को कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर जरूर मिले। डन भाई, चलेगा। इसके बाद आपके सामने जब हम चलते हैं तो हमने जब इतना जान लिया तो हमारे चैप्टर, बट अब एज ए एनसीएफ ये कहता है कि भाई एनसीएफ के हिसाब से तुम लोगों का रोल क्या होना चाहिए? तुम लोगों का रोल क्या होना चाहिए? बताओ क्या रोल होना चाहिए तुम्हारा? धन्यवाद सौरभ। हाँ, आज फोन करूंगा। देख लिया चंदा। देखो, अब कहता है कि एनसीएफ का रोल, भाई फैसिलिटेटर का मतलब होता है सुविधादाता। सुविधादाता का मतलब है कि जब जब तुम्हें कोई चीजें चाहिए वो आपको उस चीज को फैसिलिटेट कराए। मान लो कि तुम्हें पीडीएफ चाहिए, गलती से नाम दे लिया मैंने, है ना? तो मैंने तुम्हें अगर पीडीएफ, तुम्हारी जरूरत पीडीएफ है तो पीडीएफ मैंने तुम्हें अवेलेबल करा दी। इनोवेटर कुछ ना कुछ क्या करते रहे, नया करता रहना। जैसे मैंने आपको एनसीएफ को आज पढ़ा दिया चैप्टर वाइज समरी करके, 1 2 3 4 और 5 चैप्टर, ये हो जाएगा। तीसरा कहता है एक्शन रिसर्च, मतलब ये एक्शन रिसर्च होता है जो तुम्हें दिक्कत होती है। एक्शन का मतलब होता है क्रियात्मक खोज। अब जो क्रियात्मक खोज होती है, इसका मतलब यहां क्रियात्मक खोज को कहा जाता है, मान लो आपकी कोई प्रॉब्लम आई और जो आपकी कोई प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम को मैंने तुरंत ही क्या करना शुरू कर दिया? रिसर्च करना शुरू कर दिया या सर्च करना शुरू कर दिया। इसका मतलब उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, ताकि आपके सामने जब ये वाली बात आए कि भैया आपने कुछ काम बताया नहीं हुआ, तो मैंने ये पता किया क्यों नहीं हुआ, बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, क्या उसे दिक्कत है। तो इन सारी चीजों के साथ हम क्या करते हैं? एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के बाद अब मुझे पता है कि तुम्हें पढ़ाना है, तो तुम्हारे लिए के प्लान, योजना बनानी होती है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस तरह पढ़ना है और क्या क्या करना है। तो इसका मतलब वो भी हो गया, प्लान करना, सिस्टमेटिक। और को क्रिएटर का मतलब होता है आपके सामने सह निर्माता का मतलब होता है कि हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और जब जब जरूरत है एक को क्रिएटर के रूप में तुम्हारे लिए मैं काम कर देता हूं। लाइक तुम्हारे लिए नोट्स मैं बना देता हूं जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती। आई समझ में? हाँ या ना? ठीक है लिपि बेटा, मैं चेक करवा देता हूं। बिल्कुल, बच्चे को चाइल्ड स्टैंड है। चाइल्ड सुदीक्षा, जो एक्शन रिसर्च के स्टेप होते हैं बेटा वो हम पढ़ते हैं नेट एजुकेशन में, उसमें यहां नहीं जरूरत होती मेरे बच्चे उसकी। हाँ, यहां तक क्लियर भाई? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हाँ या ना? धन्यवाद विजेता। चलो रेडी, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके बाद अगर आ जाता है तो ये कहना चाहता है एग्जामिनेशन रिफॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, आजकल एनसीएफ ने तुमने क्या देखा होगी, हमारा जो एग्जामिनेशन है, हमारा जो एग्जाम है वो हमने एनसीएफ के हिसाब से क्या कर दिया। अब देखो यहां अगर देखेंगे हमने क्या कर दिया, तो तुम्हें याद होगा हमने 3 चीजें बड़ी प्यारी कर दी, और 3 चीजों की प्यारी प्यारी मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। देखो तुम लोग इसे एक्सप्लोर कर सकते हो कि नहीं। लेट्स स्टार्ट, क्या आप कर सकते हो? पहले है ओ बी ई,
दूसरा है सी सी ई, और चौथा है जी डब्ल्यू। इनकी फुल फॉर्म बता दो तो इसका मतलब रिफॉर्म समझ में आ जाएंगे तुम्हें। बहुत बढ़िया, आ गया। हाँ हाँ, सबका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो यहां जवाब दो, इसका क्या होगा। ये तीन चीज मैंने लिखी है, तीनों एग्जाम के रिफॉर्म है, तीनों एग्जाम के रिफॉर्म है, जल्दी बताइएगा। मौका दे रहा हूं। ज्योति को क्रिएटर का मतलब होता है बेटा, जैसे आप हो और मैं हूं तो को सहायक, जैसे कपल नहीं होता, को पार्टनर होना। को पार्टनर का मतलब होता है एक स्टूडेंट है और एक मैं हूं, दोनों के साथ अगर कोई जरूरत है तो नई चीजें क्रिएट करने ना। को क्रिएटर का मतलब, एक बार मैं दोबारा मेरे बच्चों को सबको बता देता हूं, को क्रिएटर का मतलब होता है मिलजुल कर। क्या है? मिलजुल कर। मिलजुल कर का मतलब होगा, यहां ध्यान देखो, मिलजुल कर मतलब कि आपने कोई चीज क्रिएट करे। मैंने आपको कहा कि आपको कुछ नई चीज बनानी, मान लो आपको कोई वो बनाना था भाई, कोई प्रोजेक्ट दिया, तो जब हमने प्रोजेक्ट दिया और वो प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा तो हमने उसको क्यों कर दिया, को क्रिएट कर रहे हैं। को क्रिएट करने का मतलब कि दोनों मिलके एक दूसरे के साथ उसे तैयार कर रहे हैं। अब बहुत बढ़िया, आपने जब जवाब दिया तो मैंने आपके सामने दिया तो आपने अपना दिमाग बहुत बढ़िया लगाया। ऑब्जेक्टिव बेस इवेल्युएशन, सीसीई इवेल्युएशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलो खैर, अब तुम्हारे कर देते हैं। यहां आप लोगों ने एक बात तो बढ़िया ढूंढ ली, जो है सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये तो मैं जानता था तुम सारे कर दो। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लो जी, ये तो तुम कर दिए। लेकिन पहले वाला लगभग लगभग सारों ने गलत बोला है, सब ने गलत बोला है। आओ मैं कर देता हूं इसको। ना ना ना, बस एक ही सही बोला है, वो मैं तो पता था तुम बोल। इसका मतलब होता है ओपन बुक एग्जाम। आई शर्म थोड़ी बहुत कि नहीं आई? कह रहे होगे ना अपने आप से, ओ माय गॉड ये, अरे पगलो, एग्जाम की चीज एग्जाम से जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? ओपन बुक एग्जाम, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, वाह। अरे पगली, ई कहां से आता है उसमें? ओपन बेसिक एजुकेशन, ना ना ओम श्री। तो सारे लोगों ने गलत दिया, और ये है ओपन बुक एग्जाम। और मेरे बच्चे, लास्ट में हम कहते हैं सोशल होना चाहिए, ये है ग्रुप वर्क। इसका मतलब आप बच्चे के जो एग्जाम के रिफॉर्म हैं उसमें तीन चीज लाते हैं, ओपन बुक एग्जाम लाते हैं, उसके अलावा सीसीई लाते हैं, और ग्रुप वर्क लाते हैं। सारे के सारे फंस गए एकदम। चलो कोई बात नहीं, आया ना मजा ढूंढने में। ऑब्जेक्टिव बेस, ना 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 ना। हाँ बताओ जरा। बताइए बताइए बताइए। डन। कैसा लगा? मतलब इतनी सी छोटी सी चीज आ नहीं रही, थोड़ी सी शर्म आई होगी ना अपना, हम कि तुम्हें फाल दो। इसलिए मैं कहता हूं, तुम जब पढ़ते हो ना तुम हमेशा आगे चले जाते हो जहां तक तुम्हें नहीं जाना, पहले वहां आओ जहां पर हो तुम। ठीक है, तो आपने कर दिया इस चीज के साथ, इसका मतलब जो होगा, हाँ बहुत शर्म आ रही ना, आनी भी चाहिए। चलो मेरे बच्चे, इसका मतलब एग्जाम के जो हमने एग्जामिनेशन रिफॉर्म किया, पहले पेपर पेंसिल टेस्ट होता था, अब हमने इसको बना दिया क्या है, ओबीई, ओपन बुक एग्जाम। हमने इसे क्या बना दिया, सीसीई, कॉन्टिन्यूशन कॉम्प्रिहेंसिव। हमने इसमें क्या कर दिया, ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन, जिसे हम बोलते हैं जीडब्ल्यू। उसके बाद अगर आप इसे पढ़ोगे तो अब तो आपके सामने लिखा है कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म तीन तरीके से काम आएंगे यहां। डन। चलिए आगे। डन भाई। किसी को यहां तक कोई दिक्कत कोई चीज समझ में ना आई हो, बताएं जरा।
आ गया होगा मुझे लग रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बच्चा ना ये पूछ रहा है कि सर जी एक बात बताओ, ये जो एक्शन रिसर्च है इसको दोबारा बता देते हैं। कोई बात नहीं, एक्शन रिसर्च को बेटा दोबारा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक्शन रिसर्च जो मतलब है, यहां देख, इसको समझ, ACTION, और ये क्या है, RESEARCH। देखो, जब आप इसमें जाओगे तो यहां पर क्या लिखा था हमने, एक्शन रिसर्चर। इसको समझो यहां। तो एक्शन रिसर्चर को कैसे समझो, मान लो जिस बच्चे का नाम ले लेता हूं, किसने पूछा है, ये हमारा श्वेता है। तो श्वेता है, श्वेता तिवारी नाम का बच्चा है। तो श्वेता, मैंने सबको कुछ ना कुछ पढ़ाया, लेकिन क्या हुआ, श्वेता तिवारी को ये बात समझ में नहीं आई कि एक्शन रिसर्च क्या है। तो मैंने क्या किया, श्वेता को ये पता कि श्वेता को क्यों समझ में नहीं आया, वाई वाला रीजन पता किया। उसके बाद वाई के बाद फिर पता किया कि यार वो क्या था जिसकी वजह से समझ नहीं आया, और उसके बाद मैंने उसे क्या करना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया, SEARC, सर्च करना शुरू कर दिया, और सर्च करने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढ डाला। मतलब एक्शन रिसर्चर कहता है कि आप ये पता कर रहे हैं कि बच्चे को कहां कमी रही है, और उस कमी को आपको ढूंढ के लाना है ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो टीचर का रोल ये होता है कि एक बच्चा जब किसी चीज में फंस जाए तो टीचर उसका एक्शन ले और उस चीज के बारे में रिसर्च करके लाए। डन ये वाली बात। जैसे प्रॉब्लम सोल्विंग होता है सिंपल भाषा में, इनोवेटर का मतलब होता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज जब वो खोजता रहे। जैसे जैसे मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए जो चीज की थी ये वाली, ये इनोवेटिव थी, ताकि आपके दिमाग में हमेशा अब ये याद रहेगा कि कभी भी आपसे कोई OBE पूछेगा तो ये क्या कहलाएगा, ओपन बुक एग्जाम। डन। प्लान का मतलब, बिल्कुल इसका मतलब पहले आपने कोई प्लान बना, बच्चे को ऑब्जर्व किया और उसके बाद एक्शन। आगे भाई समझ में, बच्चे की प्रॉब्लम का फाइंड आउट करना एक्शन रिसर्च के अंदर आता है। और किसी को दिक्कत बेटा? CC बेटा हम अलग पढ़ेंगे, CC यहां नहीं आता, CC में बिल्कुल अलग से पढ़ा हुआ, कॉन्टिन्यूशन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वो इसका हिस्सा नहीं, वो बाद में अलग से। जब मैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़ा हुआ उसमें हम CC पढ़ते हैं, यहां नहीं पढ़ते हम। ठीक है बेटा, आजकल एक नई चीज होगी, एनसीईआरटी ने निकाल दिया ओपन बुक एग्जाम की, जब बच्चा पेपर देने जाता है तो बुक दे दी जाती है, तो बुक को खोलता है और उसी में से अपना आंसर ढूंढ के क्या है लिख देता है। डन भाई यहां तक? अब हमारे सामने जो नई चीज आती है, तो तुमने ये वाली चीज कि टोटल होमवर्क, वही कई बार सवाल आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ जो टोटल होमवर्क होता है वो क्या होता है। टोटल होमवर्क, पिछले वाला सारा क्लियर है, बताओ जरा हाँ या ना। उसके बाद में आगे बढ़, जल्दी यस और नो बोलो, छेती छेती। यस 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 यस। एक बच्चा कह रहा है सर जी इनोवेशन और डिस्कवरी में क्या नाम होता है? उर्मी बेटा वैसे तो दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। डिस्कवरी एक प्रोसेस होता है, इनोवेशन एक रिजल्ट होता है। मतलब थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब कैसे बनाया, ये क्या थी, डिस्कवरी थी। उसने हमें एक चीज नहीं दे दी, वो इनोवेशन था। और बोलो, अरे तुम मेरे से सवाल 50,000 पूछ लो, लेकिन फालतू के सवाल मत पूछ लो सर जी PDF नहीं आई, मारो किस दिन कान के पीछे निकाल के। आगे समझ में? तो डिस्कवरी और इनोवेशन का मतलब यही होता है कि डिस्कवरी एक प्रोसेस है, जैसे तुमने मुझे डिस्कवर किया पढ़ने के लिए, और इनोवेशन तुम्हारे सामने है कि तुम्हें जो समझ में आ रहा है। आगे समझ में, हाँ या ना? निदानात्मक बेटा डायग्नोस आगे चलेंगे, अभी उसका कोई मतलब नहीं है, अभी कुछ नहीं, बस आराम से बताओ यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, मजे से आई कि टेंशन से आई? बस मेरी क्लास में तुम परेशान मत हो करो यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को मेरी क्लास में चाहिए बच्चा पढ़ता हुआ, खुश मुस्कुराता हुआ, एकदम बिल्कुल चिल चिपाट, छीन चपाक टमटम, है ना? पता नहीं टमटम है कि डमडम है, मैं भूल जाता हूँ बार बार, है ना? छीन चपाक डमडम। चलो आगे देखें। हाँ हाँ, ओपन बुक एग्जाम बेटा थोड़ा सा क्रिटिकली सोचने में मजबूर कर देता है। रिफॉर्म्स होता है बेटा सुधार, रिफॉर्म्स जैसे तुझ में कुछ कमी है और मैंने उसे सुधार दिया। ठीक है, हाँ डन। इनोवेटर समझ गए बेटा, इनोवेटर अरे थॉमस एल्वा एडिशन क्या था, इनोवेटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपने सारी चीजें समझ ली इसके नहीं। देखो टोटल होमवर्क के बाद अब हम नॉर्मली 3 लेवल नहीं लेके चलेंगे। जैसे तो एक तो हमारे सामने होता है प्राइमरी लेवल, कोई भाई पूछेगा प्राइमरी वाला होगा, फिर जब आप प्राइमरी जाएंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्राथमिक वाली बात के साथ आएगा। प्राथमिक के बाद जो दूसरा वर्ड आ जाता है वो हम क्या ले लेते हैं, मिडिल क्लास वाला, मतलब माध्यमिक वाला, 6 to 8 वाला जिसे कह देते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी वाला, क्या कहते थे, सेकेंडरी एंड
हायर सेकेंडरी। अब तुम्हें अगर इस चीज को नहीं समझ में आएगा तो इसका मतलब इसे और आसान कर देता हूं। प्राइमरी का मतलब होगा फर्स्ट टू क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। फर्स्ट टू क्या करेंगे, फिफ्थ। मिडिल जो हो जाएगा वो सिक्स टू क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। और ये मेरे बच्चे क्या होगा, 10 to 12, जिसमें आप नाइन्थ भी ले लोगे, जिसमें आप क्या ले लोगे, नाइन्थ भी ले लेते हैं। अब इतनी बार अगर देखते हैं इन सारी चीजों के साथ, है ना, अगर इतनी से देखो प्राइमरी के अगर कोई पूछेगा कि होमवर्क कितना मिलना चाहिए, तो याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट सलाह। अगर आपके सामने क्लास आ गई तो मैंने क्लास क्या लिख दिया, अगर इस तरह लेके चलते हैं प्राइमरी में, तो यहां पर अगर आपके सामने दो चीजें होंगी प्राइमरी में बेटा, दो लेना। एक तो आपके सामने अप टू लगा लेना। अप टू क्या होगा, अप टू अगर कह रहा है क्लास सेकंड तक, अप टू क्या होगा, क्लास सेकंड तक। क्लास सेकंड तक कितना होना चाहिए, और अगर कोई पूछेगा तो है ना फ्रॉम, अगर उसके बाद देंगे भाई फ्रॉम क्या है, क्लास थर्ड टू, अगर नॉर्मल क्या कर देंगे, फिफ्थ के लिए। तो जब भी ये सवाल आए इनको थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस किस तरीके से आपके सामने आएंगे। तो प्राथमिक हम दो हिस्से बांट देते हैं, दो। तो पहले बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना ये वाली बात कि अगर कोई सेकंड क्लास तक पूछेगा तो याद रखना नो होमवर्क। क्या बोलेंगे, नो होमवर्क। इसका मतलब कोई भी होमवर्क इस क्लासेस में नहीं दिया जाना चाहिए। अगर तीसरी से पांचवी के लिए कर दें तो याद रखना 2 hours पर वीक। क्या बोलेंगे, 2 hours पर वीक। अगर उसके बाद 6 to 8 वाला आ जाता है तो 6 to 8 में मेरे बच्चे याद रखना 4 to 6 hour पर वीक। थोड़ा इन चीजों को ध्यान रखना, 4 to 6 hour पर वीक होगा। अच्छा, कई बार इसमें वो भी हो सकता है कुछ दिन के हिसाब से दें, तो दिन के हिसाब से याद रखना 1 hour पर डे। तो देखो दोनों बातें आप दिमाग में रखना कि मिडिल क्लास में कितना है। अप टू का मतलब होता है कि यहां तक, मतलब जैसे आपने कभी डिस्काउंट देखा होगा तो डिस्काउंट लिखा है अप टू 77, तो जरूरी नहीं कि 77 मिलेगा, हो सकता है 10 मिल जाए, 15 मिल जाए, लेकिन 77 से ऊपर नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल बात क्लियर है आपके सामने। ठीक, फ्रॉम क्लास क्या है, 2 हफ्ते 2 घंटे का काम हर वीक में मिलना चाहिए, मिडिल क्लास में होता। अच्छा, अगर उसके बाद आपके सामने 10 to 12 आएगा, 10 to 12 वाला, तो याद रखना अगर 10 to 12 वाली कोई बात करने आपके सामने आएगा तो इसमें होता है 10 to 12 hours अ वीक। क्या बोलेंगे, याद रखना इसको, 10 to 12 hours पर क्या होगा, वीक। या दूसरी तरफ आप इसे कहते हैं 2 hours पर डे। क्या बोल सकते हो, 2 hours पर डे। ये थोड़ा सा याद करने वाला काम होगा। बात समझ में आई, हाँ या ना। देखो अगर आपके सामने ये होगा तो जूनियर, मैंने कहा प्राइमरी वाला होगा मेरे बच्चे, तो सेकंड क्लास तक कोई होमवर्क नहीं देना, तीसरी से पांचवी क्लास के 2 घंटे का काम देना पर वीक में। मिडिल क्लास में 6 to 8 में जाते 4 से 6 घंटे का क्या होना चाहिए पर वीक, या 1 घंटा क्या होना चाहिए प्रतिदिन का। और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी 10वीं 11वीं 9वीं वाले में अगर लेके चलोगे तो उसमें क्या होना है, 10 to 12 पर आर वो होना, आर पर वीक, और 2 hour क्या होने चाहिए पर डे के हिसाब से। और यहां से आपके सामने ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आगे बढ़ो। सर आप हमें होमवर्क क्यों नहीं देते हैं, पढ़ के दाओगे नहीं तुम लोग, मान जाओ। ठीक है। अब एक चीज बड़ी प्यारी सी और मैं दे देता हूं, ये लाइन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट में क्या होगा कि एनसीएफ ने रिकमेंडेशन की थी द परसेंटेज ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने होने चाहिए, 25 से 40%। मतलब आपने जब देखो ना एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते थे, उसके बाद क्या आते थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते थे, उसके बाद वेरी शॉर्ट। एक सवाल आता है लॉन्ग कितने हो कितने नहीं, उसे तो छोड़ देना, लेकिन एक बात हमेशा बातेंगे, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं तो उनको आपको क्या करेंगे, बच्चे को 25 से 40%, बाकी रेस्ट क्या होना चाहिए, 60% दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ही होना है ना। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, मैं पीडीएफ दे देता हूं, गधेड़ो कुछ भी बोलते रहते हो, है ना। हाँ चल ठीक है। अब आपके सामने क्या आता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग क्या कहता है, एक्टिव और क्या होनी चाहिए, सोशल। और इसके बाद ये चैप्टर हो जाता है खत्म, इसके आ जाएंगे एमसीक्यू। अरे स्क्रीनशॉट बोलने का मतलब है कि अपने उसमें जब पढ़ोगे तब ले लेना भाई। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है, पता है, गलती होगी मेरे से, सॉरी सॉरी सॉरी। एक बात को पकड़ लेता हूं भाई, एनसीएफ खत्म हो जाता है। अब इसकी कल की क्लास में जब हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम इसके एमसीक्यू करेंगे, और उसके बाद यह अध्याय मेरी तरफ से पूरी तरह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ डन। अरे स्क्रीनशॉट नहीं, पीडीएफ बना के दे रहा हूं यार, रुक जाओ, ये लो।
एक बार इसे रिवाइज करना अच्छे से, है ना, दोबारा वीडियो देखना, थोड़ा सा और चीजें बढ़िया से तुम लोगों को क्लियर हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे।